हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करते हैं 17 सितंबर के करंट अफेयर की बात करते हैं। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं डिटेल से कि आज 17 सितंबर के करंट अफेयर में क्या खास बात है। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए जान लेते हैं मोटिवेशनल कोड क्या है। आज का मोटिवेशनल है, यू कैन डू एनी थिंग, जस्ट यू गेट अप एंड डू इट, फॉलो योर ड्रीम्स। आप वह सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो, उठो और अपने ड्रीम मतलब अपने सपने को साकार बनाओ। इसका आज का मोटिवेशनल कोड है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट करंट अफेयर में क्या है। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपको बता दें, इसके पहले जो 75 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर थे वी प्रणव थे। वी प्रणव 75 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे और ये जो 76 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो प्रणव आनंद हैं। नाम सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। वी प्रणव और प्रणव आनंद के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। आइए बात करते हैं कुछ ग्रैंड मास्टर। जो ग्रैंड मास्टर है वो शतरंज से संबंधित है। ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है वो शतरंज का खिताब है। भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथ आनंद थे और जो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी वो विजया लक्ष्मी थी। भूलिएगा नहीं, विजया लक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। और भारत के 75 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर थे वे वी प्रणव थे जो चेन्नई से बिलोंग करते हैं। और भारत के जो 76 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं प्रणव आनंद, वो बेंगलुरु से रिलेटेड है, बेंगलुरु के रहने वाले हैं। और जो भारत का सबसे युवा जो ग्रैंड मास्टर है वो उनका नाम है अभिमन्यु मिश्र। अभिमन्यु मिश्र जो हैं वो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे 44 जो शतरंज ओलंपियाड था उसका आयोजन कहाँ किया गया था और इसका शुभंकर क्या था। तो आपको बता दें, जो इसका आयोजन वो चेन्नई के अंदर किया गया था। इसका जो शुभंकर था वो थम्बी इसका शुभंकर था। कोनेरू हम्पी, अगर कोई पूछे कि कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है तो ये महिला शतरंज खिलाड़ी हैं। कोनेरू हम्पी शतरंज खेल से संबंधित हैं। भवानी देवी, याद होगा आपको, कॉमनवेल्थ गेम में भवानी देवी का नाम बहुत सुनने आया था, वो तलवारबाजी से संबंधित हैं भवानी देवी। शरद कमल, भारत का फ्यूचर जिसे बोल सकते हैं, शरद कमल जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था अभी उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पदक जिन्होंने जीता था यही हैं शरद कमल जी। इंटरनेशनल शतरंज फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आपको बता दें, जो इंटरनेशनल शतरंज फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं वो भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद को चुना गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने नौकरी में SC ST OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग मीन्स EWS को के सदस्यों के लिए 77% के आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आपको बता दें, ऐसा जो 77% का जो आरक्षण है वो एक्स्ट्रा आरक्षण है, क्योंकि इंदिरा साहनी जो केस था 1992 के अंदर उसमें ये कहा गया था कि जो आरक्षण है वो 50% ही रखा जाएगा। बट किसी विशेष परिस्थिति में अगर किसी कारणवश उसको अधिक जानकारी की ज़रूरत है, मतलब उसको आरक्षण की सख्त ज़रूरत है, तो उसमें वो 50% का जो आंकड़ा है उससे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो करने वाले हैं, ये किस राज्य सरकार ने 77% का दिया है? तो वो झारखंड ने दिया है। आइए बात करते हैं कुछ झारखंड के बारे में। जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने ऐसी घोषणा की है कि झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई है कि SC ST OBC और EWS को 77% के आरक्षण का वितरण किया जाएगा। SC को 12%, ST को 18% और OBC को पहले 14% था, बट अब इसे जो बढ़ा के इसका जो दर है वो 27% कर दिया गया है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं, उसके लिए भी 10% का आरक्षण तय किया गया है। जो इंदिरा साहनी केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, इंदिरा साहनी केस 1992 का ये केस था, याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। 1992 का जो केस था उसमें जो आरक्षण की सीमा थी वो 50% तय की गई थी कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया था कि जो आरक्षण होगा वो 50
50% होगा। बट लेकिन किसी विशेष कारणवश अगर यह आरक्षण है उसकी जो सीमा है वो 50% से भी अधिक की जा सकती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। सितंबर 2022 को रोजर फेडरर, टेनिस के महानतम खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से हैं? तो आपको बता दें जो रोजर फेडरर हैं वो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। आइए जान लेते हैं कि रोजर फेडरर के बारे में कुछ। जो रोजर फेडरर है वो टेनिस के महानतम खिलाड़ी हैं और ये जो संन्यास लेने की जो घोषणा की है ये कब लेंगे, क्योंकि जो ये सबसे लास्ट कप खेल रहे हैं लेवर कप के बाद ये संन्यास ले लेंगे। फिलहाल इनका लेवर कप में अभी ये खेल रहे हैं। जो मतलब स्विट्जरलैंड के बेसल के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के बेसल एक एरिया होगा वहाँ स्विट्जरलैंड का, वहाँ पे ये रहने वाले थे। और इन्होंने रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते थे, 20 ग्रैंड स्लैम। और ऐसा जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं उसमें स्पेन के राफेल नडाल और दूसरा सर्बिया के नोवाक जोकोविक और तीसरा है रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के हैं। रोजर फेडरर ने जिसने 8 विम्बलडन और 6 ऑस्ट्रेलिया ओपन और 5 यूएस ओपन और 1 फ्रेंच ओपन, टोटल मिला के 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। इन्होंने लास्ट में अपना जो स्टेटमेंट दिया था वो है अ मैन हु विंस इज़ अ मैन हु थिंक्स ही कैन। एक आदमी हु विंस जीत सकता है, इज़ अ मैन हु थिंक्स ही कैन, अगर वह सोच ले कि मैं करूँगा तो वह ज़रूर यह कर सकता है। इनका ये लास्ट लाइन था आफ्टर संन्यास लेने के बाद इनका ये लास्ट लाइन था 17 सितंबर। और एक बात रोजर फेडरर के बारे में और भी जान लेते हैं। जो रोजर फेडरर, इनके नाम का जो सिक्का है ना वो स्विट्जरलैंड में इनके नाम का सिक्का चलता है, रोजर फेडरर के नाम का सिक्का चलता है स्विट्जरलैंड के अंदर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 17 सितंबर 2022 को नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा? तो आपको बता दें ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है जो एमपी में आता है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, उसमें इसे नामीबिया से लाके छोड़ा गया है। और इसके लिए एक स्पेशल विमान जिसके इसके पूरे बाकायदे इसमें अच्छी खासी व्यवस्था थी, उसकी ट्रीटमेंट थी, उस विमान से इसे लाया गया है। और 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन पर जो नामीबिया से 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में लाया गया है, क्योंकि मोदी जी ने इसे खुद छोड़ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इन 8 चीतों को छोड़ने खुद जाएंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और आपको बता दें 1952 में जो भारत में जो चीता है वो चीता विलुप्त हो गया था। विलुप्त होने के बाद बट 70 साल बाद जो है नामीबिया से जो 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं और इन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ भारत के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो कार्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है, लेकिन अब इसे कार्बेट नेशनल पार्क के नाम इसका जो बदल कर उसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। कान्हा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों कर्नाटक में हैं। आइए और भी जान लेते हैं। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। काबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में है। जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लामजाओ मणिपुर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर है। एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है और केरल में है। और केरल में एक और है साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये भी केरल में ही राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो दोनों उड़ीसा के अंदर स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मन्नार की खाड़ी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु के अंदर
स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। हाल ही में इसे रामसर साइट्स में ऐड किया गया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में पाया जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना मध्य प्रदेश में एक पन्ना जिला पाया जाता है, वो मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश में ये स्थित भी है। केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है वो राजस्थान के अंदर है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। जो सुंदरवन डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो इसलिए ये सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में है। बालपक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मेघालय में पाया जाता है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड के अंदर है। नोकरेक रिज वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी मेघालय के ही अंदर स्थित है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों अंडमान मतलब निकोबार में है, लेकिन जो माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम बदलकर अब माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और जो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है ये भी अंडमान निकोबार में ही है, लेकिन ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। आंसी राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कर्नाटका में स्थित हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे सितंबर 2022 को कहाँ पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 26वीं बैठक आयोजित की गई है। तो आपको बता दें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसकी जो बैठक 26वें क्रम की जो बैठक थी वो मुंबई के अंदर इसको हेल्ड किया गया है। और जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद है इसका जो इंग्लिश मीनिंग है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका FSDC का फुल फॉर्म है। इसका जो आयोजन है वो मुंबई में किया गया है। और आपको बता दें जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो खुद भारत के वित्त मंत्री होते हैं, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं भारत की वित्त मंत्री, और इसके ये अध्यक्ष भी हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की वो 2010 के अंदर हुई थी, और इसकी समिति की सिफारिश पे हुई थी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जो रघुराम राजन जो समिति की सिफारिश पे इसका आयोजन किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो वित्तीय स्थिरता लाना है, इसका उद्देश्य है। इसके नाम से ही पता चल रहा है इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।